नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स बायो ग्रुप के लिए जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ है अनुमेद शिखर कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों आपसे कहा गया है अनुमेद शिखर कहाँ पर है, अन्नामलाई में। ठीक है, अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है अनुमेद शिखर। और दोस्तों आप एक बात और याद कर लीजिएगा, इसकी ऊंचाई कितनी है, अनुमेद शिखर की ऊंचाई कितनी है आपसे पूछा जाए तो दोस्तों इसकी ऊंचाई 2696 मीटर। याद कर लीजिएगा आप दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है। 2696 मीटर है अनुमेद शिखर की ऊंचाई। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए है क्वेश्चन नंबर 37 नंबर दोस्तों आपके लिए क्या है, इसको पढ़िएगा और उसके बाद में इसका भी जवाब दीजिएगा। व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण सूती रेशे हैं, महत्वपूर्ण सूती रेशे हैं आपसे कहा गया है। तो सूती रेशे मतलब कैसे हैं तो बताइएगा फटाफट से। इसके लिए कौन सा आंसर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वाला। ठीक है, बीजों के अधिचर्म रेशे, बीजों के अधिचर्म रेशे हैं। इसके बाद दोस्तों अगर आपसे कहा जाए कि सूती वस्त्र का जन्मभूमि, सूती वस्त्र की जन्मभूमि किसे माना जाता है तो आप बताएंगे भारत। ठीक है, भारत में सूती वस्त्र उद्योग होता है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए 38 नंबर। यहाँ पर है गांधी जी के साथ सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सरोजनी नायडू ने। ठीक है, सरोजनी नायडू ने। और दोस्तों अगर आपसे कहा जाए गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, ठीक है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे आप बताएंगे गोपाल कृष्ण और गोखले। ठीक है, आप न्याय याद करिएगा, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, और दोस्तों मान लीजिए अगर आपसे एक क्वेश्चन और किया जाए कि साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की थी तो महात्मा गांधी ने की थी। और कब की थी, 1916 में की थी। ठीक है, साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की थी, गांधी जी ने की थी। और कब की थी, 1916 में की थी। ठीक है, तो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। और देखिए दोस्तों इसके बाद में आपके लिए 39 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, इसको भी देखिएगा आप लोग। यहाँ पर 39 नंबर दोस्तों आपके लिए है कि कंप्यूटर एप्लीकेशंस को बनाने के लिए प्रयुक्त DBMS किसको कहते हैं। आपसे क्या कहा गया है, DBMS किसको कहते हैं तो बताइएगा दोस्तों इसके लिए कौन सा राइट आंसर इसके लिए हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसे आप याद करिएगा, क्या लिखा हुआ है, DBMS, तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो आप इसके फुल फॉर्म को याद करिएगा। आगे दोस्तों आप देखिए क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया था। यवनिका का शुभारंभ आपसे पूछा गया है किसने किया था। तो दोस्तों बताइएगा इसके लिए कौन सा आंसर राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा यूनानियों ने। ठीक है, यूनानियों ने। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41, किस मुगल शहंशाह ने तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया, तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया था, किसने किया था दोस्तों आपसे यहाँ पर ये पूछा गया है। तो क्या था, जहांगीर ने। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, जहांगीर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि जहांगीर का नाम जो था क्या था पहले, तो दोस्तों जहांगीर का नाम था सलीम। ठीक है, क्या नाम था, सलीम। तो आप इसे भी याद करिएगा, जहांगीर का नाम क्या था, सलीम नाम था। और इनका नाम जहांगीर कैसे पड़ा इसके लिए भी दोस्तों है कि सूफी संत थे एक शेख सलीम चिश्ती, उनके नाम पर इनका नाम सलीम पड़ा था। उसके बाद दोस्तों इनका नाम हो गया था जहांगीर। ठीक है, तो आप इसे याद कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए इनके लिए क्या है। ठीक है, अगला प्रश्न है 42 नंबर आपके लिए कि गीत और नृत्य द्वारा अपनी जीविका उपार्जित करने वाले एक दक्षिण राजस्थानी जनजाति कौन सी है। किसके लिए, गीत और नृत्य के द्वारा अपनी जीविका चलाने वाले। ठीक है, आपसे पूछा गया कौन सी जनजाति है, तो कौन सी जनजाति दोस्तों है यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है।
तो इसके लिए करेक्ट आंसर होगा आपका डी वाला गरासिया। ठीक है, गरासिया जनजाति कौन सी थी? गीत और नृत्य करने वाले, जिससे कि अपना भोजन खान पान चला सके। ठीक है, अपनी जीविका चला सके, तो गरासिया। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर आ चुका है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? अब ये तो सभी को पता होना चाहिए। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा आपसे यहाँ पर पूछ लिया गया है, तो कौन सा दोस्तों डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा है? यहाँ पर दोस्तों आपके लिए 4 ऑप्शन है, फटाफट सोचिएगा और बताइएगा दोस्तों यहाँ पर कौन सा करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा डेल्टा। ठीक है, याद कर लीजिएगा आप लोग, गंगा डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और दोस्तों अगर आपसे कहा जाए कि गंगा डेल्टा का दूसरा नाम क्या है, दोस्तों गंगा डेल्टा का दूसरा नाम दोस्तों क्या है? सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, सुंदरवन डेल्टा, तो आप इसे भी याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पर है 44 नंबर। ठीक है, 44 नंबर दोस्तों क्या है? वात्सल्य मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? आपसे क्या कहा गया है? वात्सल्य मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? तो कहाँ किया जाता है दोस्तों? नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा, नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में। तो दोस्तों इसके बाद में अगला प्रश्न आप देखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए 45वां 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है? दोस्तों ये करंट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप इसे भी याद कर लीजिएगा। लिखा है 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 किसे प्रदान किया गया था? तो ये किया गया दोस्तों अमिताभ घोष को। ठीक है, अमिताभ घोष को किया गया प्रदान। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है? मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं? अब दोस्तों इनके आप लोग सभी के नाम याद करिएगा कि बायोलॉजी का पिता कौन है। ठीक है, विज्ञान का पिता कौन है। इस प्रकार से आपके जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं आप उन सभी को तैयार कीजिएगा। और यहाँ पर दोस्तों आपसे कहा गया है मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं? मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा कार्टोग्राफी। ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? कार्टोग्राफी। अब दोस्तों 47 नंबर देखिएगा, भारत में अब तक रुपए का अवमूल्यन कितने बार किया गया है? रुपए का अवमूल्यन कितनी बार किया गया दोस्तों आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका अवमूल्यन किया गया है सिर्फ 3 बार। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों ए वाला करेक्ट आंसर होगा 3 बार। और दोस्तों मान लीजिए आपसे कब कब किया गया है? तो एक किया गया था पहली बार 1949 में रुपए का अवमूल्यन, दूसरा किया गया था 1966 में, और तीसरी बार दोस्तों किया गया था 91 में। ठीक है, 91 में। तो इस टाइप से 3 बार किया गया रुपयों का अवमूल्यन। आगे दोस्तों आप देखेंगे 48 नंबर क्या है? दोस्तों 48 नंबर आप देखेंगे कह रहा है कि एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से प्राप्त होते हैं। मतलब एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितने एटीपी के अणु प्राप्त होते हैं? आपसे यहाँ पर ये कहा गया है। दोस्तों ये प्रश्न आपको हाई स्कूल में भी आपने पढ़ा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, आपको ध्यान नहीं होगा, आप इसे याद करिएगा। ठीक है, इसमें दोस्तों होता है ऑप्शन नंबर बी वाला 38 अणु एटीपी। ठीक है, 38 अणु एटीपी के प्राप्त होते हैं। ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। 49 है कंपनी के लिखा है डिबेंचरधारी कौन होंगे? कंपनी के डिबेंचरधारी कौन होंगे दोस्तों आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो इसके लिए आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? यहाँ पर इसके लिए दोस्तों आपका राइट आंसर कौन सा होगा? तो यहाँ पर आप देखेंगे पहला है शेयरधारी, दूसरा है ऋणदाता, और इसके आगे देखेंगे आप लोग ऋणी, और चौथा है निर्देशक। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी वाला। ठीक है, ऋणदाता, लेनदार। कंपनी के डिबेंचर धारी कौन होंगे? ऋणदाता, लेनदार। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है। ठीक है, 50 नंबर को देखेंगे यहाँ पर, विकसित अर्थव्यवस्थाओं में बचत दर अपेक्षाकृत कम होती है, और लिखा है जिसका कारण है। ठीक है, जो विकसित अर्थव्यवस्था है वहाँ पर बचत दर कम होती है, और पूछा गया है जिसका क्या कारण है। तो इसका दोस्तों कारण क्या है? आपसे यहाँ पर यही सवाल किया गया है। दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वाला, कल्याण कार्यक्रम। ठीक है, कल्याण कार्यक्रम। आगे दोस्तों आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51 नंबर क्या है? 51 नंबर दोस्तों है यूफेनिक्स क्या है? क्या कहा गया दोस्तों यहाँ पर है? आपसे दोस्तों यहाँ पर कहा गया है यूफेनिक्स क्या है? तो क्या है दोस्तों यूफेनिक्स? यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, आनुवंशिक इंजीनियरिंग द्वारा सदोष आनुवंशिकता का उपचार है यूफेनिक्स। ठीक है, क्या है? यहाँ पर लिखा हुआ है आनुवंशिक इंजीनियर द्वारा सदोष आनुवंशिकता का उपचार। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सा दोस्तों यहाँ पर है? यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा गया है कि एरेनियोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? किसके अध्ययन को क्या कहता है?
एरेनियोलॉजी किसके अध्ययन को कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है दोस्तों मकड़ियों के अध्ययन को, ठीक है, मकड़ियों के अध्ययन को। तो आप इसे याद करिएगा। और दोस्तों अगर आपसे कहा जाए मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं, तो ये तो दोस्तों आ चुका है एक दो बार क्वेश्चन कि मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं। इसे दोस्तों कहते हैं एपी कल्चर, ठीक है, क्या कहते हैं? एपी कल्चर। आप इसे भी याद करिएगा। आगे दोस्तों 53 नंबर, कार्पस ल्यूटियम क्या लिखा है संस्रावित करता है? कौन? कार्पस ल्यूटियम क्या संस्रावित करता है दोस्तों, आपसे कहा गया है। तो इसका राइट आंसर आपका दोस्तों होगा ऑप्शन ए वाला, प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन संस्रावित करता है। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे 54 नंबर लिखा हुआ है यह नरलिंग हार्मोन है। यह नरलिंग हार्मोन है, कौन सा है? ठीक है, कौन सा है दोस्तों यहाँ पर? तो है टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है, टेस्टोस्टेरॉन। और दोस्तों इसे तो आप याद कर सकते हैं, ठीक है, क्या है आपका? टेस्टोस्टेरॉन। 55 नंबर देखें दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है एक अणु के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा होती है। संपूर्ण ऊर्जा कितनी होती है? 0 से कम, ठीक है, एक परमाणु के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा 0 से कम होती है, इसे आप याद कर सकते हैं। आगे दोस्तों देखिए प्रकाश का वेग कितना होता है, प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और दोस्तों अगर आपसे कहा जाए कि प्रकाश तरंगे कैसी तरंगे हैं, आपसे कहा जाए प्रकाश तरंगे कैसे तरंगे हैं, तो आप बताएंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, ठीक है, कैसी हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। और दोस्तों अगर आपसे कहा जाए प्रकाश के वेग का अध्ययन किसने किया था सबसे पहले, तो सबसे पहले किसने किया था? रोमर ने, ठीक है, रोमर ने सबसे पहले प्रकाश के वेग का अध्ययन किया था, ठीक है, वैज्ञानिक का नाम क्या है? रोमर। दोस्तों यहाँ पर एक कुछ विज्ञान के क्वेश्चन है, ठीक है, कोई समस्या वाली बात नहीं, आपके लिए यहाँ पर 3 क्वेश्चन और होंगे, उसके बाद में आपके सही प्रश्न खत्म हो जाएंगे। यहाँ पर लिखा है सेकेंडों का लोलक वह लोलक है जिसकी समय अवधि होती है, जिसकी समय अवधि कितनी होती है? 2 सेकेंड, ठीक है, 2 सेकेंड होती है। इसके बाद दोस्तों आप आगे देखेंगे तो आगे क्वेश्चन है 58 नंबर, सारा कह रहा है एक जग में ऊपर किनारे पर लिखा है तक पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भरा है, इसमें बर्फ़ का टुकड़ा तैरता रहता है, जिस क्षण बर्फ़ पिघलती है तब क्या होता है? आपसे क्या कहा, फिर से पढ़िए एक बार सवाल को, क्योंकि पहले पढ़ेंगे उसके बाद ही आप इसका जवाब दे पाएंगे। तो यहाँ पर कहेगा एक जग में ऊपर किनारे तक पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भरा है, ठीक है, आगे कह रहा है इनमें बर्फ़ का टुकड़ा तैरता है, जिस क्षण बर्फ़ पिघलती है तो आपसे कहा गया है तो क्या होता है? तो जल का स्तर अपरिवर्तित रहता है, मतलब नहीं बदलता है, जल का स्तर क्या रहता है? जल का स्तर वही रहता है, अपरिवर्तित। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 59 नंबर देखेंगे आप लोग, कह रहा है लौह धातु में जंग लगने के लिए वायु में इन दोनों की आवश्यकता होती है। लौह धातु में जंग लगने के लिए वायु में इन दोनों की आवश्यकता, मतलब वायु में क्या क्या होता है जिससे कि लोहे पर जंग लग जाती है, ठीक है, तो कौन कौन सा होता है? ऑक्सीजन होती है और नमी, ठीक है, ऑक्सीजन और नमी, इस कारण से धातुओं में क्या लगता है? जंग लग जाती है। और दोस्तों आपके लिए लास्ट क्वेश्चन है 60 नंबर, यहाँ पर क्या कह रहा है दोस्तों, इसे भी देखिएगा, यह है भारत में आर्सेनिक समस्या मुख्य रूप से किसके कारण है? भारत में आर्सेनिक समस्या मुख्य में से किसके कारण आपसे है? आपसे कह रहे हैं, यहाँ पर है आपसे ये पूछा गया, ठीक, क्वेश्चन क्या है फिर से पढ़िएगा, सवाल समझ नहीं पाए अभी। भारत में आर्सेनिक समस्या मुख्य रूप से किसके कारण है? तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी वाला, प्रभावित क्षेत्रों में भौम जल का अतिशोषण के कारण भारत में आर्सेनिक समस्या है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर आपके 25 क्वेश्चन सॉल्व हुए। अगर आपको वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करिएगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।